कंफ्यूज्ड हो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट में, ये देख लो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे कंफ्यूज टॉपिक फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट। एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। इस वीडियो में हम फ्लेक्सिबल बजट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फ्लेक्सिबल बजट, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर एवं लोचदार बजट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। ये मोस्ट एमपी चैप्टर है बीकॉम थर्ड ईयर के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये इस यूनिट से और इस चैप्टर से हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा आता ही है एक प्रश्न, ठीक। तो देखते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इसके मीनिंग को समझ लेते हैं, अर्थ को समझ लेते हैं। होता क्या चीज है स्थिर एवं लोचदार बजट। तो लोचदार बजट किसे कहते हैं ये समझते हैं। तो देखो आइए देखते हैं, लोचदार बजट से आशय ऐसे बजट से है जिसमें उत्पादन की वर्तमान वास्तविक राशि के आधार पर भविष्य में की जाने वाली उत्पादन की लागत, लाभ एवं विक्रय की मात्रा व मूल्य का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है लोचदार बजट किसे कहेंगे। तो देखो हमारे जो वास्तव में अभी हम उत्पादन किए हैं, ठीक है, उसी के आधार पर हम भविष्य की अनुमान लगाते हैं। हम जैसे इस सत्र हम उत्पादन किए हैं तो हमारा कितना लागत आया, कितना लाभ हुआ, कितना विक्रय हुआ, कितनी वस्तु को हम बेचे हैं, कितने में बेचे हैं, ठीक है, इनकी अनुमान लगाना है हमें भविष्य के लिए। तो कैसे अनुमान लगाते हैं, हम इस सत्र अगर उत्पादन किए हैं तो हम उत्पादन करने पर हमें कितना लाभ आया, कितना उत्पादन किए, कितने बेचे हैं, ठीक है, उसी के आधार पर हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। उसे ही क्या कहलाता है लोचदार बजट कहलाता है। और लोचदार बजट को परिवर्तनशील बजट भी कहते हैं, वेरिएबल, ठीक है। यहाँ लिखा गया देखो, इसे परिवर्तनशील बजट भी कहा जाता है, फ्लेक्सिबल बजट भी कहा जाता है। क्यों फ्लेक्सिबल बजट कहा जाता है, तो देखो इसे आवश्यकता पड़ने पर विशेष परिस्थिति में परिवर्तन भी किया जा सकता है। कभी अगर कोई वस्तु किसे घटाना है तो घटा भी सकते हैं, बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल फ्लेक्सिबल बजट भी बोलते हैं, वेरिएबल बजट, ठीक है। तो देखो क्या बोला, क्यों इसे परिवर्तनशील बजट भी कहा जाता है, क्योंकि किसी विशेष परिस्थिति में, विशेष स्थिति में इसमें आवश्यक परिवर्तन आसानी से किया जाता है, ठीक है। जब तक आपको आशय नहीं समझ में आएगा तब तक इसका क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो आशय तो समझ में आ ही गया होगा। ये देखो एक बार और थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे इस सत्र हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे उत्पादन करने पर 1 लाख रुपया उसकी लागत आया और लाभ आया 30,000 रुपया, तो बेचे कितना में 1,30,000 में, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम नेक्स्ट ईयर मतलब भविष्य में भी हम अनुमान लगाएंगे कि हम इतने का उत्पादन करेंगे और इतना लाभ होगा, इतना विक्रय की मात्रा होगा, इतना विक्रय की राशि होगा, ठीक है। किस आधार पर लगाएंगे, वर्तमान के आधार पर, मतलब इस सत्र में कितना उत्पादन हुआ, कितना लाभ हुआ, उसी के आधार पर हम भविष्य की अनुमान लगाते हैं। वही क्या कहलाता है हमारा लोचदार बजट कहलाता है। और इसको आसानी से हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कोई परिस्थिति ऐसा परिस्थिति आ गया कि जिसमें हमें परिवर्तन करना है तो इसको हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं हम, क्योंकि मैंने ही स्टार्टिंग में बताया था इसमें हर यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन आता ही है इस यूनिट से, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट से। तो मोस्ट टाइम भी चैप्टर है ये, तो इसके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने से पहले हम इसको फॉर्मेट देखते हैं। अगर फॉर्मेट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी प्रश्न बना लोगे, जब तक फॉर्मेट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप प्रश्न नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो फॉर्मेट समझते हैं। तो फॉर्मेट के लिए मैं यहाँ फॉर्मेट लिख रहा हूँ, फिर उसको समझा दूंगा, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट बनेगा। तो आइए देखते हैं फ्लेक्सिबल बजट का हम फॉर्मेट देखेंगे। तो सबसे पहले इसका कॉलम समझ लेते हैं कि कॉलम क्या होता है। तो हेडिंग हो जाएगा हमारा फ्लेक्सिबल बजट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको परिवर्तनशील बजट, ठीक है। इसका कॉलम मैं अभी सिर्फ एक ही कॉलम बना दे रहा हूं। ये आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग कॉलम बढ़ते जाता है अमाउंट का। अगर जितने कैपेसिटी के लिए बोला रहेगा, जैसे 50%, 60%, 80%, ऐसे जब दिया रहेगा, जितना परसेंट कैपेसिटी के लिए दिया रहेगा या जितना यूनिट के लिए दिया रहेगा उतना आपका अमाउंट का कॉलम बनेगा। अभी हम फॉर्मेट लिख रहे हैं इसलिए मैं सिर्फ अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम बनाया हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स
पर्टिकुलर्स और अमाउंट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम, विवरण और राशि। तो ये 3 एक्टिविटीज में बनता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट 3 एक्टिविटीज में बनता है। तो पहला है हमारा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं मैं इसको, ये फॉर्मेट है तो इसको बोलते हैं परिवर्तनशील, परिवर्तनशील ऊपरी व्यय, ठीक है। क्या बोलते हैं हिंदी में, परिवर्तनशील ऊपरी व्यय। इंग्लिश में बोलेंगे हम वेरिएबल ओवरहेड, क्या बोलेंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। ये था हमारा हेडिंग। वेरिएबल ओवरहेड के अंदर अब क्या क्या मद आता है ये समझते हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड के अंतर्गत हमारा जितने भी डायरेक्ट वाला होता है, प्रत्यक्ष वाला, ठीक है, वो सब हमारा परिवर्तनशील ऊपरी व्यय के अंदर आता है, ठीक है। जितने भी प्रत्यक्ष वाला है, चाहे प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, ठीक है, ये सब किसके अंदर आएगा, वेरिएबल ओवरहेड के अंदर, ठीक है। पहला हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष कच्ची सामग्री, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्ट रॉ मटेरियल, बाप रे गर्मी। सेकंड है, चालू का सेकंड है हमारा प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष श्रम या मजदूरी, ठीक है। क्या है सेकंड, प्रत्यक्ष श्रम या मजदूरी। इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको डायरेक्ट लेबर, ठीक है, या वेजेस। श्रम को लेबर बोलते हैं, मजदूरी को वेजेस बोलते हैं, ठीक। अब इसका तीसरा है हमारा प्रत्यक्ष व्यय, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यय, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इन सब में हम अमाउंट लिखेंगे। यहां तक समझ में आया। अब इसको समझना कैसे है, देखो, परिवर्तनशील ऊपरी व्यय में हमारा जितना भी प्रत्यक्ष वाला, जितना भी डायरेक्ट वाला, ठीक है, वो सब आता है। जरूरी नहीं कि आप 3 ही मद लिखो, इसके अलावा और आ सकता है। तो जितने भी डायरेक्ट वाला रहेगा, जैसे कई प्रश्न ऐसे बोल देते हैं परिवर्तनशील व्यय, ऐसे बोल देते हैं, तो परिवर्तनशील व्यय नाम से स्पष्ट पता चल जा रहा है किसमें जाएगा, वो परिवर्तनशील में जाएगा, ठीक। तो ये आपका जितने भी प्रत्यक्ष वाला होता है, ये आपका जाता है वेरिएबल ओवरहेड के अंतर्गत, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील ऊपरी व्यय। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल ए। इतने को टोटल करेंगे तो क्या कहलाएगा हमारा, टोटल ए का टोटल, मतलब वेरिएबल ओवरहेड का टोटल। अब इसी में हमारा सेकेंड एक्टिविटीज बनता है सेमी वेरिएबल, तो हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिवर्तनशील, अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्यय, ठीक है। क्या बोलेंगे हिंदी में, अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्यय। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, सेमी वेरिएबल बोलते हैं। अर्ध परिवर्तनशील को क्या बोलेंगे, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड, हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्यय। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसमें क्या क्या मद आएगा ये समझेंगे। जैसे इसमें भी क्या बताया, वेरिएबल बताया, तो इसमें आपका अर्ध परिवर्तनशील, अर्ध मतलब आधा, मतलब कुछ भाग, किसी भी चीज का 100% होता है, उस 100% में कुछ भाग आपका स्थायी रहेगा और कुछ भाग आपका क्या रहेगा, परिवर्तनशील रहेगा। इंग्लिश में देखेंगे तो कुछ भाग फिक्स्ड रहेगा, कुछ भाग वेरिएबल रहेगा। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी भी चीज का अगर 80% फिक्स्ड है तो 20% क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। मैं बताया किसी भी चीज का कितना होता है, 100% होता है। अब 100% में से अगर 80% फिक्स्ड है तो 20% क्या कहलाएगा हमारा, वेरिएबल कहलाएगा। जब इसमें दोनों शामिल रहता है तो कौन सा किसके अंदर आता है, वो सेमी वेरिएबल के अंदर आता है। वो समझ में आया। ये आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा कि अगर प्रश्न में ब्रैकेट में दिया रहेगा क्या करना है आपको, कितना परसेंट है, फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, ऐसा करके कर बताया जाता है। अगर 100% वेरिएबल है बोलता है, 100% वेरिएबल, तो वेरिएबल में जाएगा ये, ठीक है। अगर 100% में से 20% या 25% वेरिएबल है ऐसा बोला जाता है, तो 75 बच गया, फिर 25 वेरिएबल हुआ तो 75 क्या बच गया, तो क्या कहलाएगा, फिक्स्ड कहलाएगा। जब इसमें दोनों चीज शामिल है, 25% और 75% दोनों चीज आ गया ना, तब किसके अंदर आएगा, वो
सेमी वेरिएबल के अंदर। तो इसके अंदर मैं भी कुछ उदाहरण लिख देता हूँ क्या क्या आता है, वैसे आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा सेमी वेरिएबल कौन कौन सा होता है। तो पहला है एक फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हिंदी में क्या बोलते हैं, कारखाना व्यय, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कारखाना व्यय, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो इसमें अभी मैं बताया था दोनों चीज होता है, तो हम ए और बी पॉइंट करके डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल। हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थायी और परिवर्तनशील, ठीक है। तो दोनों चीज शामिल रहता है, तो किसके अंदर आता है, सेमी वेरिएबल। तो आगे समझ में, अगर इसमें का 50% फिक्स्ड है तो 50% वेरिएबल होगा, अगर 70% फिक्स्ड है तो कितना परसेंट, 30% क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा, ठीक। वैसे इसका हम सेकंड देखते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। तो एक और उदाहरण है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसको हिंदी में बोला जाता है विक्रय एवं वितरण व्यय। क्या बोलते हैं, विक्रय एवं वितरण व्यय, ठीक है। सेलिंग मतलब विक्रय, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, ठीक है। अब इसमें भी दो होगा, ए और बी, ए हो जाएगा फिक्स्ड और बी हो जाएगा वेरिएबल, दोनों चीज शामिल है, ठीक है। तब ये क्या किसके अंदर आया, सेमी वेरिएबल के अंदर आया, ठीक है। अब आगे और देखते हैं, तो इधर मैं फॉर्मेट बना देता हूं इसका, ठीक है। इसमें और मद नहीं देखते हम, ठीक है, कितना मद, या चलो दो ही मद में समझ में आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा कि सेमी वेरिएबल में कौन कौन सा आने वाला है, ठीक। तो अब जैसे ए का टोटल किए हम, ए का टोटल किए, एक का टोटल मतलब वेरिएबल ओवरहेड का टोटल, तो वैसे अब बी का टोटल करेंगे, तो क्या कहलाएगा हमारा, टोटल बी कहलाएगा। अब हमारा सी बनेगा, तीन एक्टिविटीज बनता है इसमें, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, अब तीसरा बनेगा हमारा स्थायी ऊपरी व्यय, ठीक है। स्थायी ऊपरी व्यय को इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिक्स्ड ओवरहेड। अब फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर क्या क्या मद आता है ये समझना है आपको। तो अभी बताया था, अगर 100% वेरिएबल है, 100% वेरिएबल, तो किस में जाएगा, वो पूरा वेरिएबल में जाएगा। अगर 100% में से कुछ परसेंट ही, मतलब 50, 60, 70 ऐसे कुछ बोला जाता है वेरिएबल है, तो अगर 60 बोला जाता है तो 40% क्या हो गया, फिर बच गया, तो 40% क्या कहलाएगा, फिक्स्ड कहलाएगा। जब इसमें दोनों शामिल रहता है तो किस में जाता है, ये सेमी वेरिएबल में जाता है। अब हमारा अगर 100% फिक्स्ड है, तो 100% फिक्स्ड है तो सिर्फ फिक्स्ड में आएगा, ठीक, इतना समझ में आया। 100% फिक्स्ड में, 100% वेरिएबल में, अगर दोनों चीज शामिल है, फिक्स्ड और वेरिएबल, तो जाएगा सेमी वेरिएबल में। तो इसके अंदर कुछ कुछ उदाहरण आता है, इसको मैं लिख लेता हूं। पहला लिख लेते हैं प्रशासनिक व्यय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। दूसरा मूल्यह्रास, ठीक है, मूल्यह्रास को इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, ठीक। और तीसरा बोलते हैं कार्यालय ऊपरी व्यय। कार्यालय ऊपरी व्यय, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड्स। एक और डाल देते हैं इसमें, चौथा अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस को क्या बोलेंगे, अन्य स्थायी व्यय, ठीक है। क्या बोलेंगे, अन्य स्थायी व्यय, लिख देता हूं हिंदी में, अन्य स्थायी व्यय। अब इसको हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सी, ठीक है। तीन एक्टिविटीज बन गया, मैं बताया था तीन एक्टिविटीज। तो पहला एक्टिविटीज था हमारा वेरिएबल ओवरहेड, दूसरा सेमी वेरिएबल ओवरहेड, उसका टोटल यहाँ करेंगे, तीसरा हो जाएगा हमारा फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। तो इसमें सब में अमाउंट डालोगे, जैसे इसमें फिक्स्ड में दो अमाउंट आएगा, ऐसे फिक्स्ड का और वेरिएबल का, इसमें फिक्स्ड का और वेरिएबल का, ठीक है।
तो ये टोटल करोगे सिर्फ इसी का बस टोटल यहाँ तक का, सेकेंड वाला का। और ये थर्ड स्थायी परिव्यय, इसको फिक्स्ड ओवरहेड बोलते हैं। इसमें 4 मद लिखे हैं हम, तो 4 मद सभी का अमाउंट लिखोगे। अब टोटल करोगे तो टोटल से निकलेगा। अब ये हमारा जो व्यय था, तीनों क्या था हमारा व्यय था। अब तीनों व्यय को अगर हम टोटल करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, लागत निकल जाएगा कि कितना कितना खर्च आया। तो इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। कुल लागत, कुल लागत कैसे निकलेगा, परिवर्तनशील लागत, अर्ध परिवर्तनशील लागत और स्थायी लागत, तीनों को अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा क्या आएगा, फिर टोटल कॉस्ट आएगा, कुल लागत निकल जाएगा। जब कुल लागत निकल गया, ठीक है, तो अगर प्रश्न में विक्रय दे दिया, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य जब दिया रहेगा तो हम विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो बीच में आपका लाभ आएगा या हानि आएगा, मतलब प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट आया कि लॉस आया, तो ये जानने के लिए हम टोटल कॉस्ट, जैसे कुल लागत हमारा 1 लाख आ गया, कुल लागत कितना आया 1 लाख, और हमारा विक्रय मूल्य है 1,30,000, तो कौन सा मूल्य ज्यादा है, 1,30,000 ज्यादा है विक्रय मूल्य। लागत आया था 1 लाख में, आप बेच रहे हो ज्यादा में, तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 30,000 का। अगर 1 लाख लागत आया लेकिन आप बेच कितने में देते हो, 90,000 में बेच देते हो, तो कम में बेच रहे हो, तो क्या होगा, फिर आपको हानि होगा। तो समझ में आया, विक्रय मूल्य अगर ज्यादा रहता तो प्रॉफिट होगा, विक्रय मूल्य कम रहेगा तो लॉस होगा। ये तो बन गया, पूरा फॉर्मेट था। अब एक और निकाला जाता है, जैसे कॉस्ट पर यूनिट बोलते हैं, प्रति इकाई लागत, प्रति इकाई लागत क्या बोलते हैं, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा, कुल लागत, ठीक है, कुल लागत को उत्पादित इकाइयों से हम भाग दे देंगे, ठीक है, कुल लागत और उत्पादित इकाइयां, इसका मतलब समझ में आ रहा है। कुल लागत मतलब टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जितना रहेगा उतने को हम कितना इकाई उत्पादन किए हैं, यहाँ ऊपर में लिखते हैं कितना इकाई उत्पादन किए हैं, उससे अगर हम भाग देते हैं तो हमारा एक इकाई के पीछे कितना रुपया लागत आया ये पता चल जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट, ठीक है, बटे यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कुल लागत को टोटल कॉस्ट बोलते हैं और उत्पादित इकाइयों को इंग्लिश में यूनिट प्रोड्यूस्ड बोलते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम इसका फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट टाइमली हो, जो हर एक यूनिवर्सिटी में आता है, उन्हीं प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करके रख सकते हो, और ये वीडियो अच्छा लगी हो तो इसमें लाइक और कमेंट कर दीजिए।